आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार आर की। और आप सभी लोग परिचित हैं, सुप्रसिद्ध इतिहासकार जिन्होंने 70 से भी अधिक पुस्तकें लिख करके हम सभी के लिए गौरवान्वित किया है। और उनकी लेखनी आज भी अनवरत रूप से चल रही है। और आज उनका जन्मदिन है और उनका जन्मदिन हम सभी लोग मना रहे हैं। और आज हम उनको गिफ्ट में उनके हनुमान अजय कुमार आर जी को सौंपते हैं, जो राकेश जी के साथ 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। तो आज हमारी तरफ से उपहार है अजय आर जी आपके लिए, जो हमारा आपका हनुमान है। बधाई बहुत बहुत आपके लिए जी। बहुत महत्वपूर्ण विषय आज का है, समान नागरिक संहिता, भारतीय संविधान और आर्य समाज की भूमिका। बहुत ज्वलंत मुद्दा इस समय पूरे विश्व में छाया हुआ है। भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इस समय इसी की चर्चा सब जगह चल रही है। उसी विषय को लेकर के हमारे बीच में डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, आइए स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ॐ इन्द्रं वर्धन्तो अप्सुरः किरणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः। मंच पर उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, संरक्षक के रूप में ही विराजमान आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, आदर और सम्मान के योग्य हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अनिल नरोला जी, आदरणीय बहन जी जो हमारे भीतर ऊर्जा का संचार करती रहती हैं, दया आर्या जी, वो भी बड़ी बहन है और उस रूप में हमारा मार्गदर्शन करती हैं, तो अच्छा लगता है। उनको भी मैं सादर नमन करता हूँ। आदरणीय मदान साहब, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, जो ऊर्जा का अजस्त्र स्रोत लिए हुए हैं और जिन पर हम सभी को गर्व भी है, ऐसे डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, बलराम सेन जी, हमारे मंच पर उपस्थित विमलेश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा से जुड़े हैं आज बाबा नंद किशोर मिश्र जी, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत है, उनका स्वागत है। सर्वेश मित्तल जी जुड़े हैं गाजियाबाद से, उनको भी मैं स्वागत के साथ उनका अभिनंदन करता हूं। इसी प्रकार अन्य साथी कैप्टन सुभाष जी, वह भी आज जुड़े हुए हैं, उनका भी हृदय से अभिनंदन। और सभी के साथ साथ जो भी कह दिया कि मेरे हनुमान भी आज जुड़े हैं, तो मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, अजय आर्य जी का। इसके अलावा जो सबके अभिनंदन के पात्र हैं, हमारे लखन लाल जी, लाखों में एक लाल, इतने व्यस्त रहते हैं कि मेरे कार्यक्रम को भी भूल गए, मेरे जन्मदिन को भी भूल गए। मैं कहता हूं कि ऐसे ही व्यस्त रहे आप। बहुत अच्छे मेरे मित्र थे, बड़े भाई के रूप में थे। वो कहा करते थे, मैं चाहता हूं तुम ऐसे ही, मेरी ये बद्दुआ है कि तुम ऐसे ही व्यस्त रहो। तो मैं आपके लिए कहता हूं, मेरी भी ये बद्दुआ है कि आप ऐसे ही व्यस्त रहो। खैर, ईश्वर इसका सद्भाव यह है कि हम यही चाहते हैं कि वो राष्ट्र और समाज के लिए जिस प्रकार से क्रियान्वित होकर के कार्य कर रहे हैं, क्रियाशील होकर के काम कर रहे हैं, वह सब अच्छा लगता है और ऐसे ही वो चलते रहें। देखिए, आज का विषय, जैसा कि हमारे संचालक महोदय ने बताया है, कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और इसको लेकर के कई इस प्रकार की भ्रांत धारणाएं इस समय समाज में बनाई हुई हैं। इसका अभिप्राय केवल ये है कि किसी भी प्रकार से मुसलमानों का उत्पीड़न किया जाए।
समान नागरिक संहिता का अभिप्राय है कि मुसलमानों के अधिकारों का शोषण किया जाए, उनके अधिकारों को सीमित किया जाए और उनके जो सांप्रदायिक मान्यताएं हैं, जो सांप्रदायिक अधिकार हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। जबकि इसका अर्थ कुछ दूसरा है। और इस संदर्भ में आर्य समाज को क्या करना चाहिए, संविधान की क्या प्रावधान था, ये विषय तो बहुत गहरा और गूढ़ तो है ही, साथ ही ये एक दिन का विषय भी नहीं है, परंतु जैसे जैसे समय आगे मिलता रहेगा वैसे वैसे हम इस पर विचार करते रहेंगे। आज कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। इसे चला हो जाएगा। तो अब आते हैं कि ये विषय समान नागरिक संहिता का आर्टिकल, अनुच्छेद भारतीय संविधान में है कहाँ और क्यों इसकी आवश्यकता अनुभव की गई। तो हम इस पर विचार करेंगे तो पता चलता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 तक की जो व्यवस्था है, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक, जिसमें देश के नागरिकों को कानून के समक्ष धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही गई है। धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना अपने आप में आपत्तिजनक है। यहाँ पर धार्मिक का अभिप्राय वो अर्थ नहीं है इस संविधान की आर्य समाज की और प्रचलित समाज की धारणाओं पर हमको साथ साथ विचार करके चलना है। समझने के लिए बहुत कुछ है। समझने की यहाँ पर आवश्यकता है कि जब धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है तो उसका अभिप्राय सांप्रदायिक स्वतंत्रता होता है, और जब सांप्रदायिक स्वतंत्रता होता है तो उसका सीधा मतलब होता है कि राष्ट्र के हितों से कहीं ना कहीं टकराव है। और यदि शासन की नीतियां ऐसी हो जाती हैं कि वो सांप्रदायिक अधिकारों को मान्यता देता है, सांप्रदायिक मान्यताओं को, सिद्धांतों को, रीति रिवाजों को, परंपराओं को कानूनी रूप से वैध घोषित करता है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं राष्ट्र की अवधारणा चोटिल होगी। इसलिए ये सारी की सारी व्यवस्था चोटिल करने वाली व्यवस्था, बोझिल व्यवस्था है। आर्टिकल 28-29 में जहां धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, रिलीजियस फ्रीडम, वहीं अगले दो जो आर्टिकल आते हैं 29 और 30, इन दोनों अनुच्छेदों में सारी स्थिति का गुड़गोबर कर दिया गया और कह दिया गया कि मुस्लिमों को, जो कि कम्युनिटीज इस देश में अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनको अपनी रिलीजियस संस्था खड़ी करने का अधिकार होगा। जहां आप अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि कानून के समक्ष समानता की बात होगी, धार्मिक स्वतंत्रता की बात होगी, वहां तक कुछ बात मानी जा रही थी, लेकिन यहाँ आते ही बात स्पष्ट हो गई कि संविधान ने एक तरफ को झुकाव कर दिया कि हम ऐसा करेंगे। आर्टिकल 44 में जाकर के भारत का संविधान कहता है कि देश के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। वहीं पर देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना की गई, उनकी भी बात की गई। नीति निर्देशक तत्व जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, ये नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व जो हैं, ये भी स्टेट की पॉलिसी को स्पष्ट करने वाले हैं कि स्टेट की पॉलिसी, राज्य की नीति क्या होगी, उसको स्पष्ट करने वाले प्रावधान हैं। लेकिन स्टेट की पॉलिसी जो होगी वो होगी कि समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। आर्टिकल 44 में ये बात कही गई। अब जो टीवी चैनलों की बहस होती है उसमें आप देखते हैं कि 4
बोलने वाले खड़े हो जाते हैं मुस्लिम पक्ष के लिए और 4 बोलने वाले हो जाते हैं बीजेपी पक्ष के लिए, और उसी को मान लिया जाता है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो रही है और राष्ट्र वहां से कहीं गायब हो जाता है। गंभीर चर्चा का विषय नहीं बन पाता, विमर्श का विषय नहीं बन पाता, और हम देखते हैं कि वो गिद्धों की तरह लड़ने लगते हैं, उसका कोई लाभ नहीं होता। मैं संचालक महोदय से निवेदन करूंगा, संयोजक जी से, कि अपने मंच पर भी करंट टॉपिक पर एक चर्चा अवश्य होनी चाहिए सप्ताह में, जिससे उस करंट टॉपिक की वास्तविकता का बोध हमको हो बिल्कुल सके। बिल्कुल बिल्कुल चर्चा होगी जी, आप हाँ जी, हाँ जी, विषय देना, उस पर चर्चा करेंगे जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो देखिए, अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक शब्दों की बात कर रहा है, वहीं पर वो हमसे कह रहा है कि हम ये भी चीज लागू करेंगे कि हम समान नागरिक संहिता लाएंगे। तो अब यदि प्राचीन काल में हम देखें तो हमारे यहाँ पर स्टेट पॉलिसी जो होती थी उसमें ये बात होती ही नहीं थी कि कोई किसी प्रकार का नागरिक नागरिक के बीच में मतभेद किया जाएगा या उनमें किसी प्रकार का विभेद किया जाएगा, ये कहीं पर भी नहीं था। चाहे आप रामायण को उठाएं, चाहे महाभारत को उठाएं, चाहे आप जो है मनुस्मृति को देखें, चाहे वेदों की तत्संबंधी धारणाओं को, अवधारणाओं को, सिद्धांतों को देखें, कहीं पर भी आपको एक शब्द भी ऐसा नहीं मिलेगा कि सांप्रदायिक आधार पर, भाषा के आधार पर, क्योंकि ये चीजें ही नहीं थी उस समय, ऐसा कोई विभेद किया जाएगा। वहां पर केवल दस्यु दलन की बात की गई है। जहां जहां पर भी बात आती है वहीं पर हम देखते हैं कि दस्युओं का दलन होगा और जो सज्जन शक्ति है उसका कल्याण। बस केवल इस 2 आधार पर शासन चलता था। शासन के आधार का यह सिद्धांत आज भी यथावत लागू होना चाहिए। ये आर्य समाज को करवाने के लिए आंदोलन, लिखा पढ़ी, जो भी कुछ करना चाहिए करना चाहिए अपने साथ। इसको हम देख रहे हैं न किसी अन्य ऐसे संगठन से जाकर के जुड़ गया है जो कहीं हिंदुत्व की बात करते हो, आर्यत्व की बात करते हो, लेकिन इस पर क्रियात्मक दृष्टिकोण से कार्य नहीं हो रहा। आज से 3-4 दिन पहले इस मंच पर क्रियात्मक योग की बात चल रही थी, बहुत सुंदर चर्चा थी। मैं उसकी ऊंचाई को नमन करते हुए पूरे मंच से यह भी अनुरोध करूंगा कि क्रियात्मक योग का वह पक्ष जहां हमको आध्यात्मिक जगत की चर्चा करवाता है, वहीं हमको इस क्रियात्मक योग से भी जुड़ना चाहिए जो राष्ट्र से सीधे जोड़ता है हमको। और यह जो व्यवहारिक पक्ष है यह हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। आचार्य अभय देव जी की भी बात आ रही थी। आचार्य अभय देव जी की वैदिक विनय को पढ़ने की बात भी कही गई थी, बहुत अच्छा विषय था वह भी। आचार्य अभय देव जी वैदिक विनय में श्रावण पक्ष, श्रावण महीने में षष्ठी तिथि के संबंधित मंत्र पर विचार करते हुए हमको बताते हैं। यजुर्वेद का मंत्र है, उसका भावार्थ करते हुए वो वहां पर लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैंने तिथि भी बता दी है, पुस्तक का नाम बता दिया है, और उसमें उनके जो लेखक हैं उनका भी नाम बता दिया है। वो वहां पर कह रहे हैं कि जो जीवन मुक्त आत्माएं हैं, देखिए बड़ी सुंदर बात कही है, जो जीवन मुक्त आत्माएं हैं वे मुक्ति की अवस्था में भी संसार के कल्याण का, समाज सेवा का, राष्ट्र सेवा का कार्य करती हैं। बड़ी उल्टी बात हो गई, लेकिन वो उसकी व्याख्या करते हुए आगे कहते हैं कि वो जो सृजनशील शक्तियां हैं संसार में, उस विधाता की सृजनशील चेतन देव शक्तियां हैं, उनके साथ समन्वित होकर के राष्ट्र में, समाज में, संसार में, भूमंडल में, लोकांतरों में जो सृजनशील शक्तियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कार्य करती हैं। तो इसका अभिप्राय हुआ कि जिनका यहाँ पर स्वभाव लोक कल्याण था, वे जीवन मुक्त होकर के भी, मुक्त आत्मा होकर के भी वहां पर भी उस कार्य में लगी रहती हैं। इसी बात से प्रेरित होकर के श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं ऐसी
मुक्त आत्मा होना भी नहीं चाहूंगा। मैं तो क्रियात्मक योग में रह करके बार बार संसार में इस बात के लिए आना चाहूंगा कि यहाँ से दुष्टों का संहार हो और जो सज्जन शक्तियां हैं उनका कल्याण हो। तो मैं बार बार आना चाहूंगा, बार बार आना चाहूंगा, जन्म ले लेकर के बार बार यहाँ आना चाहूंगा और इस चीज में आनंद अनुभव करूंगा कि मैं यहाँ रह करके भी मुक्त होने का अनुभव करता रहूं। तो हमको किसी प्रकार के निष्क्रियतावाद की शरण में नहीं जाना। आध्यात्मिक चर्चा करके निष्क्रियता को अक्सर लोग पौराणिक जगत में पाल लेते हैं। ये तो आर्यों का मंच है। यहाँ तो ऋषि दयानंद जी ने दोनों पक्षों पर चर्चा करते हुए हमको सजग रहने का संकेत दिया है बार बार कि ये भी करना है और साथ साथ ये भी करना है। तो ये जो हम इस पर चर्चा कर रहे थे, ये चर्चा इसलिए यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ कि हमको समान नागरिक संहिता जैसे अन्य बिंदुओं को भी लेकर के क्रियात्मक शैली में काम करने की आवश्यकता है। व्यावहारिक पक्ष को अपना करके उसके साथ समन्वित होकर के काम करने की आवश्यकता। हमारे देश में जो ये संविधान लागू है, आर्टिकल 51 मौलिक अधिकारों के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में व्यवस्था देता है। यहाँ पर हमको क्या देखना है, समान नागरिक संहिता के परिप्रेक्ष्य में ही इस बात को जोड़ करके देखिए। समान नागरिक संहिता के लाने का अभिप्राय ये केवल नहीं है कि आप मुसलमानों के पर कैच करेंगे, बल्कि हमें तो समीक्षा ये भी करनी है कि हमारे संविधान के भीतर ऐसी कौन कौन सी आपत्तिजनक स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, प्राविधान हैं, अनुच्छेद हैं, धाराएं हैं, आर्टिकल्स हैं, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हमारे संपूर्ण विकास में बाधक है। तो जब हम देखते हैं कि हमारे देश में मौलिक कर्तव्यों की स्थापना की गई है, तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं, मैंने एक पुस्तक अब से 15-20 वर्ष पहले लिखी थी, 15-16 साल पहले, जिसमें वेद महर्षि दयानंद और भारतीय संविधान उसका नाम है पुस्तक का। तो उसमें मैंने कहा है कि जहां इस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है, वहां पर मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ हमको जो हमारा ऋग्वेद का संगठन सूक्त है उसको यथावत स्थापित करना चाहिए। उस पर चर्चा में नहीं जाऊंगा, लेकिन संपूर्ण देश के लोगों का सामूहिक कर्तव्य क्या होगा, संगठन को मजबूत करना, सम्यक हो गठन जिसका, सम्यक हो ध्यान जिसमें वो संध्या, और सम्यक हो गठन जिसका वो संगठन। तो इस देश का सम्यक गठन करने के लिए, इसमें राष्ट्र की भावना को मजबूत करने के लिए संगठन सूक्त को यथावत स्थापित किया जाए और जो जो ऐसे मंत्र हैं जिनसे राष्ट्रवाद मजबूत होता है उनको भी वहां पर स्थापित किया जाए। यदि हम समान नागरिक संहिता लाने की बात कर रहे हैं तो वेद का संगठन सूक्त इसके लिए सबसे अधिक सशक्त माध्यम हो सकता है, जिसको इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रूप में स्थापित किया जाए। महर्षि दयानंद जी जहां वेद को प्राथमिकता देते हैं, वहीं हमारे संविधान के अंतर्गत जब मौलिक कर्तव्यों को हम पढ़ते हैं तो उनमें कहा जाता है कि हम संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे। और यदि आर्य समाज के 10 नियमों को हम देखें तो महर्षि दयानंद जी वेद और परमपिता परमेश्वर यानी ईश्वर के प्रति निष्ठावान रहने की बात करते हैं। यदि वो दोनों को मिलाकर के देखें तो संविधान का ये प्रावधान जहां पर वो ये कहता है कि हम मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से देश के संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे, तो हम वहां पर कहें कि हम वेद और वैदिक संस्कृति के प्रति निष्ठावान रहेंगे, ये शब्द वहां पर आना चाहिए। और इसके लिए मैंने अपनी उस पुस्तक में 2-3 बातें स्पष्ट की हैं जिनको मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। देखिए, हमने बहुलतावादी संस्कृति की बात की है अपने संविधान में। बहुलतावादी संस्कृति क्या है? विविधताओं को पोषण देना, विविधताओं को दूध पिलाते रहना,
धर्म को मार करके संप्रदायों को दूध पिलाते रहना और विभिन्नताओं की उपासना करना। जितनी देर आप विभिन्नताओं की उपासना करते रहेंगे, मेरी ईसाई होने के आधार पर ये मान्यता है, मेरी मुस्लिम होने के आधार पर ये मान्यता है, मेरी यहूदी होने के आधार पर ये मान्यता है, पारसी होने के आधार पर ये आदि आदि, तो बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस देश में देश के पहले राष्ट्रपति और देश के पहले प्रधानमंत्री की आपस में अनबन क्यों हुई थी। हिंदू कोड बिल की बात तो बहुत की जाती है, लेकिन हिंदू कोड बिल पर दोनों के मतभेद क्यों थे, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। मैं इस मंच की बात नहीं कर रहा हूं, इस देश के लोगों की बात कर रहा हूं। टीवी चैनलों पर बड़े बड़े पैनलिस्ट बैठ जाते हैं, सिवाय मूर्खता के और कुत्ता लड़ाई के उनके पास कुछ नहीं होता। उनसे पूछा जाए कि हिंदू कोड बिल पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उनसे असहमत क्यों थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में खड़े होकर के समान नागरिक संहिता को लाने की बात कर रहे थे, आर्टिकल 44 में उसको स्थान दिलवा रहे थे, वही नेहरू जैसे ही प्रधानमंत्री बने तो बनने के बाद एक दशक नहीं हुआ, 55-56 की शायद वो बात है, और वो तुरंत इस देश में हिंदू कोड बिल ले आते हैं। हिंदू कोड बिल की छाया के नीचे, छतरी के नीचे वो लेकर के आते हैं जैनियों को, बौद्धों को, हिंदुओं को, सिखों को, ये सारे एक कानून से गवर्न होंगे, शासित होंगे, ये बात वो लेकर के आए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा, यदि आप देश के संविधान में शासन की ओर से ये विश्वास दिलाते हो कि हम देश में समान नागरिक संहिता लाएंगे, स्थापित करेंगे और संप्रदाय के आधार पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वर्ग का, किसी संप्रदाय का पोषण नहीं करेंगे, तो आप इस देश के लिए ऐसा कॉमन सिविल कोड लेकर के आइए कि जो सब पर लागू होता हो। इसकी छतरी के नीचे आप जान पूछ करके मुसलमान को, ईसाई को, यहूदी को, पारसी को क्यों निकाल रहे हो, उनको भी लेकर के आइए। और देश के सिविल कोर्ट्स में, देश के सिविल न्यायालयों में, दीवानी न्यायालयों में जिस प्रकार से एक कानून लाने की परिकल्पना देश के संविधान निर्माताओं ने की थी, उसको लागू कीजिए। 1858 से लेकर के 1947 के बीच में मोहम्मदंस के लिए अलग अलग जो कानून लाए गए वो सैकड़ों कानून थे। आज उनमें दर्जन भर कानून बड़े सक्रियता से काम कर रहे हैं। मुस्लिम मैरिज एक्ट, मुस्लिम लॉ, यहूदियों के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग, ये सब जो कुछ चल रहा है, हिंदुओं के लिए अलग, यहाँ तक कि आर्य समाज के लिए भी अलग। 1937 में मैरिज एक्ट आया। ये जो सब चीजें लाई गई थी, ये अलग अलग जो लाई जा रही थी, ये सारी की सारी खत्म हो। वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात थी। देश का संविधान अब हिंदुस्तान के लिए बना है, और उस समय जो शासन की नीतियों में फूट डालो राज करो की भनक होती थी, सीधी सीधी दिखाई देती थी कि वो मुस्लिमों को तुष्ट करने के लिए बार बार कोई कानून लाते थे। अब वो स्थिति खत्म हो गई है, तो आपको नेहरू जी पूरे देश के लिए एक कानून लाना चाहिए। इस पर वो एक्सीडेंटल हिंदू बिगड़ गया और उसने कहा कि मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है, इसलिए मेरे कहे के अनुसार आप वही कीजिए जो मैं चाहता हूं। और उसका परिणाम ये हुआ कि वही हिंदू कोड बिल इस देश में लागू हुआ। लेकिन जो आग थी, उस आग को हाथ नहीं लगाया गया और वो धीरे धीरे अलग छोड़ दी गई। अलग छोड़ने का मतलब ही ये हुआ कि वो आग फिर सुलगी। जब देश का बंटवारा सांप्रदायिक आधार पर हो गया था, तो देश के पहले कानून मंत्री ने देश के लिए ये कहा था कि सारे के सारे एक झंडे नीचे आ जाओ और अब हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए, इसको हिंदुस्तान बनाइए। वो पाकिस्तान है और ये हिंदुस्तान है, और संस्कृत को इस देश की राष्ट्रभाषा बनाइए। वो थे कानून मंत्री हमारे देश के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर जी की ये बात सुनी नहीं गई। नक्कार खाने में तूती की आवाज, उस समय नक्कार खाने में तो आवाज उनकी आ रही थी ना, जो एक्सीडेंटल हिंदू थे। उन्होंने उनकी बात को सुना नहीं। जब सांप्रदायिक आधार पर ये चीज
समाप्त हो गई थी, तो उस समय हिंदुओं के इस कानून को लागू करने से कोई सुनने वाला नहीं था, कोई कहीं से शोर मचाने वाला नहीं था। और देश में बड़े आराम से जिस समय हिंदू कोड बिल लाया गया था, उसी समय सिविल कोड लाया जा सकता था, कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उस समय वो लाया नहीं गया। अब देखिए, बहुलतावादी संस्कृति की जो बात यहाँ पर की जाती है, संरक्षण देता है हमारा संविधान। एक तरफ ये कहता है कि हम विभिन्नताओं को मिटाएंगे, और एक तरफ उनको पोषित करता है। इसी संविधान के अंतर्गत ये कहा जाता है कि हम अपने देश में देश की राष्ट्रभाषा को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। जहां पर नीति निर्देशक शब्दों की, जहां पर ये कॉमन सिविल कोड की बात आई है, वहीं पर यह भी कहा गया है कि हम अपने देश की राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्मान के लिए काम करेंगे। वहीं पर यह भी कहा गया है कि संस्कृत को भी बढ़ावा देंगे और उसको सम्मान दिलाएंगे। लेकिन वहीं पर एक ऐसी गोली है जो कड़वी गोली है, और वो इस मिठास के भीतर ला करके डाल दी गई, और आज हम देख रहे हैं कि वो कड़वी गोली मीठी बन गई है। और जो हमारी जो गारंटी उस समय हमको दी गई थी कि हम देश की राष्ट्रभाषा के साथ न्याय करेंगे, देश के सब भाषाओं की जननी संस्कृत के साथ न्याय करेंगे, उनके साथ अन्याय हो रहा है। यहीं पर आप देखेंगे आर्टिकल 44 में ही वहीं पर ये लिखा है कि हम हिंदुस्तानी को प्रोत्साहित करेंगे, हिंदुस्तानी को इस तरीके से आम भाषा बना देंगे कि वो सबके लिए कॉमन हो जाए। और उसका परिणाम क्या निकला है? उसका परिणाम निकला है कि वो हिंदुस्तानी आज इंग्लिश उर्दू के रूप में, हिंदी इंग्लिश और उर्दू के रूप में हम सब पर हावी हो गई है। हिंदी कहाँ चली गई कोई पता नहीं है। संस्कृत को मरणासन्न भाषा के रूप में घोषित करने की तैयारी हो चुकी है, कहीं कहीं कर भी दी गई है, और इनके कार्यशैली से देखा जाए तो वो कर ही दी गई। खासतौर से मैं कांग्रेस और कम्युनिस्टों की बात कर रहा हूँ, सेकुलरों की बात कर। तो ये राष्ट्रीय पुस्तक, आर्य उनको क्या करना चाहिए, आर्य समाज को क्या करना चाहिए? इस देश की राष्ट्रीय पुस्तक वेद को घोषित कराने का संकल्प हमको लेना चाहिए, सरकार को लिखना चाहिए। कागज कभी मरता नहीं है, का दिया हुआ कागज चलता रहता है। और जब कभी इस पर अनुसंधान होते हैं, शोध होते हैं, इतिहास का कोई मर्मज्ञ विद्यार्थी, जिज्ञासु विद्यार्थी जाकर के प्रधानमंत्री कार्यालय को खंगालता है, उनके कागज पत्रों को खंगालता है, तो उसमें पता चलता है कि भारत को समझो अभियान समिति की ओर से अमुक समय पर अमुक उसके महासचिव ने ये पत्र लिखा था कि देश के लिए यह आवश्यक है कि वेद को इस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए। तो राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कराने से लाभ क्या होगा? जहां हमारे वैदिक आदर्शों को स्थापित करने में हमको सहायता मिलेगी, वहीं जितना वितंडावाद इस समय सांप्रदायिक आधार पर फैला हुआ है और धर्म के साथ जिस प्रकार का अन्याय होता रहा है, या हो रहा है, या होने की संभावना है, या होते रहने की संभावना है, ये सारी चीजों पर रोक लगाई जा सकती है। इन इन पर रोक लगाने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने देश में इस प्रकार के कानून को लागू कराने के लिए संघर्ष करें और उसको लाने में सहायता करें। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो मैंने अपनी ये पुस्तक दी थी, जो मैंने अभी बोल रहा था जिसके बारे में, इसमें मैंने अथर्ववेद के की एक सूक्ति को लिया है, और इस सूक्ति ये आज के समान नागरिक संहिता को स्थापित करने के लिए हमारी ओर से दिए जाने वाले सुझाव हो सकते हैं। इसमें हम सरकार से कह सकते हैं कि यदि एक ही गारंटी लेना चाहते हो कि इस देश में पूर्ण स्वराज्य कैसे आए, कैसे लोगों को उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय प्राप्त हो, तो उसके लिए वेद की शरण में जाना होगा। और मैं कहता हूं कि वेद की शरण में जाने के लिए सारे वेद को उठा कर लाने की आवश्यकता नहीं है। उसके कुछ कुछ अंश कहीं से सूक्तियों के रूप में से में भी ला करके स्थापित कर दिए जाएं, तो भी बड़ा कल्याण हो सकता है। इमम सजाता अभिसम विसध्वम, ये अथर्ववेद की सूक्ति है। इस राजा को स्वराष्ट्र बंधु सहयोग दें, ये यहाँ पर कह रहा है, इस राजा को राष्ट्र बंधु सहयोग दें। तो इसका अभिप्राय हुआ कि हमारा ये राष्ट्रीय मौलिक कर्तव्य है
जहां पर इस देश के मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, वहां पर हम सरकार से ये अनुरोध कर सकते हैं, उसके लिए लिख सकते हैं कि यजुर्वेद की इस सूक्ति को संविधान के मौलिक कर्तव्यों वाले प्रावधान में जाकर के स्थान दिया जाना अपेक्षित है। हम सबके लिए सामूहिक रूप से एक जिम्मेदारी अनिवार्य कर दी जाएगी, और वो होगी कि हम अपने राजा को सहयोग करेंगे, स्वबंधु सहयोग करें। हम स्वबंधु हैं क्योंकि हम इस देश को अपना देश मानते हैं, पुण्य भूमि, पितृभूमि, पवित्र भूमि मानते हैं। इसलिए हम इसके प्रति समर्पित होकर काम करेंगे और राजा का सहयोग करेंगे। ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य होना चाहिए, मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, और उसका आधार सूत्र वाक्य होना चाहिए। जब हम देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इस आधार पर स्थापित करने की बात करेंगे, तो तभी कॉमन सिविल कोड की सही परिभाषा स्थापित हो पाएगी। यदि कोई कहे कि मेरा मजहब मेरे देश से ऊपर है, तो समझिए कि वहीं पर एक बड़ा वर्ग आपकी छतरी के नीचे से, राष्ट्र नाम की छतरी के नीचे से निकल गया। दूसरे ने नकल मारते हुए कहा कि मैं तो गोवा में तो समान नागरिक संहिता ले आया, लेकिन देश के अन्य भागों में मुझे लाने की आवश्यकता नहीं है, और जो मुसलमान कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, वो भी भाग गया। अब वितंडावाद फैल गया, अब कैसे करेंगे आप? इसलिए इन सब के ऊपर वेद के इस दृष्टिकोण को स्थापित करना समय की आवश्यकता है। हमारी ओर से ये मांग जानी चाहिए। मैं लघु पुस्तिका इस पर तैयार करूंगा, और मैं चाहूंगा कि वो मंच की ओर से वहां पर जानी चाहिए, सरकार के पास जानी चाहिए कि हम चाहते क्या है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि जिसके आधार पर इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड सही संदर्भों में, सही अर्थों में स्थापित हो सकता है। समय की मर्यादा का ध्यान रखते बहुत जल्दी अपनी बात को विराम की तरफ ले जा रहा हूं। दूसरी बात, मौलिक अधिकारों के बारे में आधार सूत्र क्या हो सकता है? जहां पर यह बात कही गई है, वहीं पर अजायथा वृषभ चर्षणी नाम, ये बात जो है अथर्ववेद में ही आती है, और राजा प्रजाजनों के लिए सुखदायी बने। जब ये बात की जाती है तो समझो कि राजा अपनी ओर से देश के नागरिकों को ये विश्वास दिला रहा है कि मैं आपको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय देने के लिए कृत संकल्पित हूं, प्रयास नहीं करूंगा। यही देश के राजाओं का घोषित एजेंडा होना चाहिए, देश के शासन का घोषित एजेंडा होना चाहिए। रेवड़ी बांटने वाले एजेंडाओं को, घोषणा पत्रों को इस देश में पूर्णतया बंद कर दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए। ये मांग भी हमारे मंच की ओर से उठनी चाहिए। तब जाकर के इस देश में हम वो स्थिति स्थापित कर सकते हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि देश में वास्तव में समान नागरिक संहिता की स्थापना हो गई है। जीवन को उत्कृष्टता में जीने के लिए, उसको सही दृष्टिकोण में लाने के लिए हमें इन चीजों पर गौर करनी चाहिए। 1858 से 1947 के बीच जितने सांप्रदायिक कानून बने हैं, उन सबको समाप्त करने की मांग हमारे मंच से जानी चाहिए। उनका अस्तित्व समाप्त होना चाहिए। समान नागरिक संहिता को लाने का मतलब केवल यहाँ तक नहीं है कि हमने स्थापित कर दिया और देश के न्यायालयों पर बोझ बना रहेगा। देश के संविधान के अंतर्गत जब ये व्यवस्था दे दी जाए कि आज से देश में समान नागरिक संहिता स्थापित हो गई, तो 1858 से लेकर के 1947 के बीच के वो सैकड़ों कानून तुरंत प्रभाव से उसी दिन निरस्त होने चाहिए। और एक कानून की स्थिति होती है कि वो तुरंत प्रभाव से लागू हो तो जाता है, लेकिन न्यायालयों में जो तत्संबंधी केस चले रहते हैं, पेंडिंग हुए रहते हैं, वो केस यथावत उसी पुराने कानून से तब तक चलते रहते हैं जब तक कि वो समाप्त नहीं हो जाते। इस प्रकार से अनेक लोगों को, अनेक बहनों को, अनेक भाइयों को वो न्याय नहीं मिल पाता जिसके वो वास्तविक हकदार होते हैं। तो कानून बने और कानून बनते ही तुरंत प्रभाव से उसी दिन से लागू हो, और ये स्थिति स्पष्ट कर दी जाए कि इस संबंध में आज से ही, चाहे वो कानून में पहले से ही कोर्ट्स के सामने पहले से ही न्यायालयों में केस पड़े हुए हैं, वाद लंबित हैं, लेकिन वो अब इसके आधार पर ही गवर्न होंगे, इसके अनुसार ही उनका निस्तारण किया जाएगा। तो तब हम समझेंगे कि ये वास्तव में कहीं ना कहीं हमारी इसमें कोई ना कोई ऐसी
मंशा है, कोई ना कोई ऐसी इंटेंशन है, सदास्य है, सद्भावना लोग उसको कह दिया करते हैं, लेकिन कानून में उसको बोनाफाइड इंटेंशन कहते हैं और उसका हिंदी में अनुवाद होता है सदास्य। सदास्यता हम दिखाएं, बोनाफाइड इंटेंशन दिखाएं, मेलाफाइड इंटेंशन, दुराशयपूर्ण स्थिति अपने भीतर न पैदा करें। इसके लिए आर्य समाज को सक्रिय होना होगा, अपने मंच को सक्रिय होना होगा। मैं निवेदन करूंगा अपने महासचिव जी से, इस पर एक प्रारूप तैयार किया जाए और हम राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए घाट को समझो अभियान की ओर से उसको प्रेषित करें। इसमें और भी चीजें लाई जाएंगी, आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि समय आज इतना ही था। मैं यहीं पर विराम देता हूं अपनी बात को। आगे के जो एपिसोड्स आएंगे उनमें हम फिर इस पर विचार करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का हृदय से धन्यवाद, अभिनंदन। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय डॉक्टर राजेश कुमार आरती का। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिली, आगे भी मिलती रहेंगी।